चलिए, everybody is supposed to write a text on the screen, children. Write a text. A family of 4 plans to go for vacations to USA. बच्चे कहेंगे सर क्यों झूठ लिख रहे हैं, आप ही होते हो कहाँ कोई वेकेशन पे जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, 4 लोग की फैमिली वेकेशन पे जाना चाहती है चिल्ड्रन। तो अब इनको सबसे पहले चिंता किस चीज की होगी? टिकट्स की। देयर आफ्टर चिंता किसकी होगी? होटल की। देयर आफ्टर सो कॉल्ड इनको बनाना पड़ेगा अपना कुछ सूटकेस ताकि कपड़े वगैरह ले जाएं, और उसके बाद ये चिंता करेंगे किसकी? फूडिंग की। सो फैमिली नीड्स टू डू व्हाट? द आंसर इज टू थिंक ऑन दीज पैरामीटर्स कि इनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, तो इस परिवार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस सवाल को करना क्या पड़ेगा? इस परिवार को एक प्लान बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दे नीड टू प्लान आउट these things so that their vacation is spent well. खोपड़े में बात गई। और इसी स्पेंट वेल को करने के लिए इन्हें जो प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा चिल्ड्रन, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। खोपड़े में बात गई। तो इसके लिए एक कोट लिख लें जरा। ये कोट मेरे टीचर ने मेरे को दिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, और ये मैं हर क्लास में बच्चे को लिखवाता जरूर जब इसको पढ़ाता हूं। तो राइट डाउन चिल्ड्रन। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने सही प्लान नहीं बनाया तो जो भी बनाया है वो सही से काम नहीं करेगा। खोपड़े में बात गई। चैप्टर है तो बड़ा छोटा, बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, मेरे तो 44 स्लाइड्स में कवर हो जाएगा, बट चिल्ड्रन बातें बहुत गहरी करके गया है ये चैप्टर। तो इन दैट केस पढ़ना बड़े ध्यान से है। जैसे आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इन एवरी टाइप एंड एट एवरी लेवल, तो प्लानिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन टॉप लेवल ऑल्सो, इन मिडिल लेवल ऑल्सो, एज वेल एज इन लोअर लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो, और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है। तो मान लीजिए वोटिंग का सीजन चल रहा है आजकल, तो गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि भाई वोटिंग के लिए पुलिस फोर्स कहां से मंगवाई जाए। क्या पूरे इलेक्शन में एक ही दिन वोटिंग हो सकती है? द आंसर इज सिंपली नो। व्हाई द आंसर इज नो चिल्ड्रन? द आंसर इज नो क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हमारे पास इतना स्टाफ है ही नहीं। तो प्लान करके हमको वोटिंग करानी पड़ती है। किसी सिटी की वोटिंग किसी डे होती है, किसी सिटी की वोटिंग किसी डे होती है। झटपट इसको कॉपी करने बच्चों। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ब्रिज द गैप बिटवीन जहां पे आज आप हैं और आपको जहां पे अपना भविष्य नजर आता है। तो टाटा मोटर्स ने प्लान किया कि भाई हमको कंट्री में सो कॉल्ड लग्जरी कार्स में लीडर बनना है और वर्ल्ड में भी लीडर बनना है। तो इतना एफर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया जाए। ऑटोमेटिकली उनकी रेपुटेशन, उनका बिजनेस जो पूरे दुनिया में छाया हुआ है, वो किसके पास चला जाएगा एक सेकंड में? टाटा के पास। सो दे हैड अ गैप कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो 10 साल में भी जैगवार लैंड रोवर जैसा कुछ बन जाए। तो जब हम बड़े नहीं बन पाते तो हम बड़े को ही खरीद लेते हैं। सो इट्स अ चॉइस कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं। अभी आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा, इंडिया में ये बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इनका एक प्लांट बहुत प्रॉफिटेबल था, थोड़ी सी सप्लाईज बढ़ गई शॉर्ट टर्म की, तो इनको लगा कि ये सप्लाईज लॉन्ग टर्म में नीडेड होंगी। इन बेवकूफों ने एक प्लांट और खोल दिया, और उस प्लांट में जो वर्कर्स की एवरेज सैलरी थी, जो नॉर्मली मारुति, टाटा, महिंद्रा
4 से 5 लाख रुपए देते हैं, ये 7 से 8 लाख देने लग गए थे, तो इन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए। व्हीकल इनकी उतनी ज्यादा मार्केट में बिक नहीं पाई, क्योंकि इनको ज्ञान मिला इको स्पोर्ट व्हीकल इनकी बड़ी ट्रेंडिंग व्हीकल थी, बट उसके अलावा इनकी और कोई गाड़ी बिकी नहीं। शॉर्ट टर्म डिमांड की वजह से इन्होंने एक नया प्लान डाल दिया, तो अल्टीमेटली हालात ये हो गए कि इनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, और ये अपनी इकलौती गाड़ी फोर्ड मस्तांग या मस्टैंग 75 लाख रुपए एक्स शोरूम, इसको इंपोर्ट करके यहाँ आज भी बेचते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़े कि भैया हमारा काम धंधा अब बंद है। बट फैक्ट्री का लैंड वगैरह सिर्फ एक का ही बेचा था, दूसरे का नहीं बेचा था, बिकॉज दे हैड प्लान्स टू रीजॉइन और री एंटर द इंडियन मार्केट। तो अभी ये इंडियन मार्केट में री एंटर हो चुके हैं चिल्ड्रन। इनका सिर्फ एक प्लांट इंडिया में ऑपरेटिव है, और इन्होंने काफी सोचा कि अपना दूसरा प्लांट किसी को बेच दें। दे गॉट डील्स फ्रॉम मारुति, दे गॉट डील्स फ्रॉम टाटा, बट थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम थी, बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इन्होंने मारुति और टाटा को अपना प्लांट वो भी नहीं बेचा। तो ये वापस अब एक प्लांट के साथ इंडिया में एंट्री मार रहे हैं, और एंडेवर जैसी गाड़ी अभी आपको जुलाई अगस्त में नजर आ जाएगी, बिकॉज दे हैव फाइल्ड अ पेटेंट विद द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फोर्ड फिर से इंडिया में आने वाला है। पार्टनरशिप कौन करेगा? सभी धुरंधर हैं, अपने आप को समझते हैं। फोर्ड कह रहा है कि हम किसी से कम है क्या? पार्टनरशिप जब आप किसी से करने जाएंगे तो मारुति कहेगा आपकी गाड़ी में लोगो हमारा लगेगा, क्या फोर्ड को इतनी बात मंजूर होगी? नो। टाटा कहेगा औकात समझ में नहीं आई, एक तुम्हारी फैक्ट्री खरीद ली, एक और खरीद दूंगा अभी। तो टाटा महिंद्रा मारुति सब चाहते थे, बट इन्होंने सोचा निसान जैसी कोई कंपनी इनको खरीदते, ताकि इनकी बेइज्जती ना हो थोड़ी सी। सो पीपल अंडरस्टूड दीज थ्री थिंग्स चिल्ड्रन। तो मम्मी डिसाइड करेंगी कि रात में डिनर में क्या बनेगा, और अभी क्या एक्स्ट्रा बच गया है दिन का खाना, तो उसके अकॉर्डिंगली कुक किया जाए। मम्मी के पास दो अल्टरनेटिव्स हैं कि दाल बनाए, ब्लैक वाली या येलो वाली। तो शी विल सी टू इट कि भाई ब्लैक दाल में तो टाइम लगेगा, लेट्स गो फॉर अ येलो वन। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्लानिंग। बच्चे का एग्जाम है, सोच रहा है क्या करें, कुछ पढ़े तो है नहीं, चलो चिट बना लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्लानिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है जब आपको, और आप डिसाइड करते हैं कि पहले एमसीक्यू करें कि लॉन्ग आंसर्स कर लें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग। धूप बहुत है, ऑफलाइन क्लास में आज जाना है कि नहीं जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग चिल्ड्रन? झटपट इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। जब आपने प्लान किया होता है चीजों को ठीक से बच्चों, तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और आपको लॉस ऑफ एफिशिएंसी नहीं होता। यू नो किस काम को करने में रिस्क ज्यादा होगा और किसको करने में रिस्क कम होगा। तो यू विल हैंग ऑन द लेस रिस्की वर्क और मोर रिस्की वर्क। लेस रिस्की, पहले से प्लान किया होगा, इनोवेटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने प्लान किया है कि 1000 यूनिट्स पर वीक का आउटपुट होना है, तो 4 हफ्ते का आउटपुट कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 पीस पर वीक का आउटपुट होना है, तो 4 हफ्ते का आउटपुट कितना हो जाएगा? 4000। 4 महीने में, टेकिंग एन एग्जाम्पल, या 4 महीने की बात नहीं करते, 1000 यूनिट्स इज प्लान्ड टू बी द आउटपुट फॉर 1 वीक। तो चिल्ड्रन 20 वीक्स का आउटपुट कितना होना चाहिए? 20,000 पीसेस, और आपके प्लांट में प्रोडक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 17,000 पीस का। यू नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन, कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, या चल रहा है जैसा बेकार वैसे ही चलता रहेगा? करना पड़ेगा। हो सकता है लोगों के स्किल में प्रॉब्लम था, स्किल नहीं स्किल। हो सकता है मशीन में प्रॉब्लम था, हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाईज बहुत स्लो थी, इस वजह से आप डिजायर्ड आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाए। माइट बी पॉसिबल जो आउटपुट आपने 20,000 पीसेस का सोचा, इनफैक्ट 24,000 पीसेस का आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। तो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांट से अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी बच्चों। अगर मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट विल गो डाउन। तो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ वाइटल पार्ट ऑफ प्लानिंग। पहले से प्लान कर लेंगे कहां पे नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है, कम नुकसान हो सकता है, ज्यादा फायदा हो सकता है, डिसीजन लेना बड़ा आसान होगा। तो घर से प्लान करके निकले, एक्स शॉप पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वाई पे जाएंगे, वाई पे नहीं मिलेगा तो जेड पे, और कहीं नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। प्लान करके निकले शेर का शिकार करने के लिए, शेर मिल ही नहीं रहा है, कुत्ता मार के ले आओगे वापस? नो, अब शिकार करने किसी और दिन जाएंगे। प्रॉपरली प्लान्ड है तो वेस्टेज इज वेरी 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 लेस। तो व्हेन आई हैव टू टेक अ लेक्चर,
अब तो खैर इतना नहीं प्लान करना पड़ता, क्योंकि अब तो भाई तजुर्बा हो गया थोड़ा सा, 15-20 साल पढ़ा के 25 साल। पहले सोचना पड़ता था इस क्लास में जाएंगे तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए रेपुटेशन का एग्जाम्पल क्या देंगे, तो पगड़ी का एग्जाम्पल आ गया। व्हाट इट क्लियर? क्लास में जाएंगे तो भाई प्लानिंग पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल क्या देंगे कंट्रोलिंग का, तो ये सब चीजें पहले सोचनी पड़ती थी, ताकि क्लास लेते टाइम जरा भी टाइम बर्बाद ना। इज दैट क्लियर? बट अब ये बात सोचनी नहीं पड़ती है। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, समझ में आ गया? झटपट लिख लीजिए इन सबको। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। ये सब लोग सर आगे चले पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? हमने प्लान किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हमको करना है सेल्स का मैक्सिमाइजेशन, या हमको सेल तो नहीं बढ़ानी, हमको क्या बढ़ाना है चिल्ड्रन? प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर आपको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट को थोड़ा सा चीपर बेचना पड़ेगा। जैसे मारुति काम करता है ऑल्टो गाड़ी के साथ, ऑल्टो थोड़ी सस्ती बेच दो, क्योंकि मिड सेगमेंट की गाड़ी खरीदने वाले मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हिंदुस्तान में ज्यादा हैं। और सियाज गाड़ी को थोड़ा सा महंगा बेचो, क्योंकि उसको आप 15 लाख का बेचे चाहे 17 लाख का बेचे, खरीदने वाली जनता उतनी ही है। वो 15 में खरीदेगी तो 17 में भी खरीद लेगी। तो कंपनी जब चीप प्रोडक्ट बेचती है, जैसे वो शैम्पू सैशे में आता है ना बच्चों, उसका टारगेट होता है कि सेल्स मैक्सिमाइज हो, हम मार्केट में लीडरशिप ले लें। और जो शैम्पू बॉटल्स में बिकता है, वहां पे कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपना। समझ में आ गया? तो अगर कंपनी का टारगेट है टू मैक्सिमाइज सेल्स, इट हैज टू सेल द प्रोडक्ट्स एट अ चीपर प्राइस। अगर मैं 1000-2000 बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को फीस क्या करनी पड़ेगी? मिनिमम। बट इफ आई वांट टू टीच ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट, आई कैन टेक हायर रेवेन्यू फ्रॉम देम। नहीं समझ में आई बात चल? सिमिलरली, अगर आपको एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है तो एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? फ्रेश टैलेंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयज कहीं बाहर से लेकर आने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हाट? एक्सटर्नल। और अगर आपको लग रहा है कि हमने अगर ये काम किया तो हमारे अपने एम्प्लॉयज जो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट जाएंगे, लो इतना काम किया, मालिक तो बाहर से लेके चले आए, हमारी एफिशिएंसी का कोई हमको रिवॉर्ड मिला ही नहीं, तो आप कहां से रिक्रूट करेंगे चिल्ड्रन? इंटरनल। तो जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन ज्यादा होता है। और जब एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करेंगे, डेफिनेटली टैलेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, बट एम्प्लॉयज की नेतागिरी ऑफिस में बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन? प्लानिंग। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑफिस में 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑफिस में अब थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। अब हमको लग रहा है कि मॉनिटरिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हमको एक हेड चाहिए। तो उस 500 में से एक सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉय हमने चुन लिया। बट बाद में देखा तो वैसे 2-3 और मिल गए हमको। उन 4 को हमने बोला कि भाई डायरेक्टर की पोस्ट हम एक बनाने वाले हैं। आज तक तो डायरेक्टर की पोस्ट हमारे यहाँ थी नहीं, अब बनाने वाले हैं हम। इस डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो क्वालिफाई कर जाएगा हम उसको डायरेक्टर बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल। हर डायरेक्टर को हम 5 साल के लिए रखते हैं, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट की लगभग एज आ जाती है। 55-56 साल वाले के ऊपर के लोगों को ही हम प्रायोरिटी देते हैं सिलेक्शन में। अब हमने पिछले 4 टर्म्स 5-5 साल के गुजारे, 20 साल में लगा कि अपने ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉयज को हमने लिया जरूर ताकि उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो, बट उनके अंदर कुछ नया करने की जील थी ही नहीं। तो सोचा अब हम अपने डायरेक्टर को बाहर से लेकर आएंगे ताकि वो नया टैलेंट लेके आए, फ्रेश टैलेंट लेके आए। इज दैट क्लियर? जैसे अभी कोटक वेल्थ के या कोटक ग्रुप के जो सीईओ थे मिस्टर उदय कोटक थे, पिताजी ने कंपनी बनाई, अपने बेटे को सीईओ बना दिया, मैनेजर बना दिया, 15-20 साल वो रहे। बट अब उनको लग रहा है कि उनके बेटे के अंदर या किसी परिवार के इंसान के अंदर इतना कैलिबर नहीं है, तो उन्होंने सिटी बैंक के सो कॉल्ड मैनेजर या प्रेसिडेंट कुछ थे मिस्टर वासवानी, अब उनको अपने हायर कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सपोज किसी स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हो गया, अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि अगर अपने इंटरनली किसी सीनियर टीचर को प्रिंसिपल बना दे तो ही और शी इज वेल वर्स्ड विद द एनवायरमेंट,
तो वो टीचर्स को अच्छी तरह से जानते हैं, तो टीचर्स उनका साथ देंगे, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बट बाहर से अगर प्रिंसिपल लेके आएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या करता है, वो लखनऊ डीपीएस के ब्रांच के प्रिंसिपल को भेज देगा शिलोंग, शिलोंग वाले को भेज देगा त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम वाले को भेज देगा कोलकाता, और कोलकाता वाले को लखनऊ ले आएगा। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरनल अमंग द ग्रुप। बट इंस्टीट्यूशन की बात करें, एक स्कूल का प्रिंसिपल डीपीएस का दूसरे ही डीपीएस की ब्रांच से आ रहा है, तो इट इज समवॉट सेमी एक्सटर्नल टाइप्स ओनली। नहीं समझ में आया? आप ऐसे समझ लीजिए कि हुसैन भाई की शादी है, हुसैन की मौसी की जो बड़ी जेठानी है, उनकी सो कॉल्ड मामा जी की जो बेटी है, वहां से रिश्ता आया है। मम्मी कह रही हाँ ठीक है, थोड़ा दूर ही रिश्ता रहे तो अच्छा है। इट इज व्हाट, ना 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 इंटरनल, दूर के रिश्तेदार हैं। नहीं समझ में आया? मम्मी की जेठानी मतलब हुसैन भाई की ताई जी, ताई जी की मौसी, समझ में आ गया? मौसी की बहू, बहू का लड़का उसकी बेटी। हुसैन भाई रिश्ता समझ गए? फिर से पूछो तो फिर बदल के बताऊंगा। इट इज व्हाट, इट इज इंटरनल। हुसैन अमेरिका गया 2 साल पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए, मम्मी को बोला आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूं। मम्मी सोची आईफोन 25 प्रो मैक्स अल्ट्रा गैलेक्सी लेके आएगा। एक लड़की को खड़ा कर दिया, लीजिए मम्मी आशीर्वाद। ये कौन है? जो बिडेन की मौसी की पोती की बेटी है, ये मैंने इससे शादी कर ली है। दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल। मम्मी ने बोला नालायक ये क्यों किए, हमारी तो बात हो चुकी है, बाल विवाह हो चुका है। मम्मी देश के कॉर्डियल रिलेशंस बढ़ाने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, तो बिडेन साहब ने बोला इससे शादी कर लो तो हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो दिस इज एक्सटर्नल प्लानिंग। समझ गए बच्चों सब लोग? चले आगे। तो जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मेरे को प्लान करना पड़ता है कि भाई जिस दिन टॉपिक स्टार्ट हो बच्चों को स्टडी मटेरियल मिल जाए। पिछले चैप्टर्स का तो मिल गया था, दिस वाज अ स्लिप ऑफ माइंड बेसिकली, तो मेरी प्लानिंग थोड़ी सी अटक गई। चलिए लिख लिया बच्चों सबने? लिखिए झटपट फास्ट। चलिए, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर एनटीए पहले से ही प्लान कर ले किस किस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अपना टेस्टिंग सेंटर बनाना है बच्चों, और वेल इन एडवांस बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाए, क्या लास्ट मोमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को वो होंगी बच्चों? बिल्कुल नहीं होंगी। तो एनटीए का एग्जाम्पल गया भाड़ में। आते हैं अपने इंडिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के पास। कौन है सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इंडिया में? चल रहे हमारा बजाज। आपके घर में किसी जमाने में शायद स्कूटर रहा होगा बजाज का, मेरे घर में भी था। बहुत साल मैंने उस स्कूटर को चलाया, पिताजी की यादें जुड़ी थी उसके साथ। फिर बीच में एक शौक चढ़ा बाइक खरीदने का, तो बाइक भी खरीद ली। 2 साल बाइक चली मुश्किल से 500-600 किलोमीटर, कभी कभी मैं उसको चलाता था, और उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर डाला कि बाइक लेने से फायदा ही क्या। फिर मैंने सोचा अब स्कूटर को क्या किया जाए, तो मैंने अपने पंडित जी को गिफ्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बजाज वालों ने 90s के स्टार्टिंग में सोचा कि आने वाले टाइम में, गल्फ वॉर भी उस जमाने में चल रही थी बच्चों, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी शायद, और फ्यूल का जो प्राइस था ये लगभग बढ़ रहा था। स्कूटर का जो माइलेज हुआ करता था दैट वाज वेरी 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 बैड, एंड 1 लीटर में ऑन एन एवरेज जो स्कूटर था बजाज का वो सिर्फ 40 किलोमीटर चलता था। बजाज वालों ने सोचा कि बाइक अगर लोगों को दी जाए तो एटलीस्ट 1 लीटर में 75 किलोमीटर तो चलेगी चलेगी। लोग कहेंगे ये कौन सी बाइक है सर? बजाज प्लेटिना 100 देती है, 100 का माइलेज। स्कूटर का जो इंजन था टेक्निकली वो 2 स्ट्रोक इंजन था, कंबस्शन वाज नॉट बेटर। बाइक का जो इंजन था वो 4 स्ट्रोक था। अब ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है यूट्यूब में देख लीजिएगा। वॉट इट क्लियर, तेल को ठीक से जलाया जाता है 4 स्ट्रोक में। तो बाइक का माइलेज ज्यादा है उतने ही लीटर पेट्रोल में, और स्कूटर का कम है। तो राहुल बजाज जी के जो 2 लड़के थे, उन्होंने सोचा, एक का नाम शायद राजीव बजाज तो क्या था भगवान जाने, कि पिताजी एक काम करते हैं स्कूटर के प्रोडक्शन को बंद करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी बट हमारे स्कूटर का माइलेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे इंजन की बनावट ही वैसी नहीं है। तो व्हाई नॉट स्विच ऑन मोटरसाइकिल्स? तो आज आप देख ही रहे हैं बच्चों, दुनिया में या इंडिया में इटसेल्फ मोटरसाइकिल्स की सेल ज्यादा है, या एक्टिव और स्कूटी टाइप प्रोडक्ट जिन्हें बोलते हैं स्कूटरेट, क्या बोलते हैं? स्कूटरेट, इनकी सेल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका माइलेज भी अब अगेन 75 तो नहीं है, बट वेयर एंड टेयर कम है, स्कूटर का वेयर एंड टेयर ज्यादा है। खोपड़े में बात गई। बट ये तो थर्ड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में तो स्कूटर्स थे, सेकेंड जनरेशन में मोटरसाइकिल्स आई, ये थर्ड जनरेशन हो गया। एंड फोर्थ जनरेशन किसकी है चिल्ड्रन?
ईवीज की है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? समझ गए बच्चों बात को? चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो अब जब राहुल बजाज जी ने अपने बच्चों से पूछा कि तुम लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हो, मेरे को लग नहीं रहा कि तुम्हारा डिसीजन ठीक है। उन्होंने कहा क्यों पिताजी? क्योंकि हम ऑलरेडी स्कूटर बनाते हैं, और जो हाथ स्कूटर बना सकते हैं वो हाथ मोटरसाइकिल भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इज मोर और लेस सेम। थोड़ी सी स्किलफुल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और काम बन जाएगा। तो बजाज मोटरसाइकिल्स के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी चिल्ड्रन? जो इंसान स्कूटर खरीदेगा वही इंसान मोटरसाइकिल भी खरीदेगा। तो इनको अपने कस्टमर्स को ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो कस्टमर्स वर देयर स्ट्रेंथ बेसिकली। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी क्या थी इनकी? दैट पेट्रोल प्राइसेस आर शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। तो अगर हम एक बेटर माइलेज वाला व्हीकल बना लें तो लोग हमारे व्हीकल को खरीदना पसंद करेंगे। खोपड़े में बात गई। व्हाट वाज द थ्रेट? यामाहा जैसी कंपनी ऑलरेडी मोटरसाइकिल सेगमेंट को डोमिनेट करती थी। 90s में चल रहे हैं। RX 100 यामाहा की एक मोटरसाइकिल होती थी, और जिसके पास ये मोटरसाइकिल होती थी समझ लीजिए चल रहे हैं, उसकी इज्जत बाजार में आज के मर्सिडीज वाले से भी ज्यादा होती थी। इतना इसका पंप एंड शोर भोकालबाजी थी मार्केट में। समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इतना। बट इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम कावासाकी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। केटीएम बाइक का नाम सुना है चिल्ड्रन? कावासाकी जापान की सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे इंडिया में बजाज मोटरसाइकिल, और इन्होंने कावासाकी वालों के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। तो यामाहा वाज आल्सो एन इंटरनेशनल ब्रांड, कावासाकी वाज आल्सो एन इंटरनेशनल ब्रांड। इन्होंने पहली बढ़िया मोटरसाइकिल अपनी मार्केट में लॉन्च की, KB 125। कावासाकी बजाज 125 सीसी। सीसी मतलब मिर्चा खा के सीसी करने लग गए। क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयल इतना सक करता है एक बार में इंजन। अब जब लोगों को लगा भाई KB 125 इज मच बेटर देन यामाहा RX 100, और ये बजाज वालों की है, बजाज का स्कूटर बड़ा सस्ता था, फेमस था, जैसे मारुति की कार बजाज का स्कूटर, वैसे ही लोगों ने बाइक पसंद करनी स्टार्ट कर दी। तो सर ये वीकनेस क्या थी? वीकनेस ये थी कि इनके पास अभी कोई भी बाइक बेचने का एक्सपीरियंस नहीं था। इसी एनालिसिस को चिल्ड्रन मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस। और ये सिर्फ मैनेजमेंट को लोग नहीं करते, हर इंसान करता है। आई हैव अ स्ट्रेंथ, आई हैव अ स्ट्रेंथ। व्हाट स्ट्रेंथ? क्या एकदम टफ हूं मैं? ना 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 ना, छिपकली देख लूं डर जाऊं मैं? स्ट्रेंथ इज माई नॉलेज। इज दैट क्लियर? स्ट्रेंथ इज माई नॉलेज। व्हाट इज द वीकनेस? कि भाई मेरे को साइंस पढ़ानी नहीं आती है। कॉमर्स की नॉलेज तो है, साइंस की नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है? नॉलेज कॉमर्स की थी, फाइनेंस का ज्ञान भी थोड़ा सा ले लिया, तो सोचा लोगों को फाइनेंस के बारे में ज्ञान देना चालू करो। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेड क्या है? मार्केट में ऐसे ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं, तो मेरे को कौन सुनेगा? भाई मैं पहले फ्री में सुनाऊंगा, फिर पैसे लूंगा, जो अंग्रेजों ने काम किया। दैट्स अ थ्रेट बेसिक। समझ में आया? तो अंग्रेज हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी कौन सा एनालिसिस किया चिल्ड्रन? स्वॉट एनालिसिस किया। स्ट्रेंथ उनकी क्या थी? कि भाई उनको रूल करना, डोमिनेट करना, कमांड करना आता है। व्हाट वाज देयर वीकनेस? लैंग्वेज का प्रॉब्लम। लैंग्वेज का प्रॉब्लम। तो भाई वहां चल के अपॉर्चुनिटी देखी कि हिंदुस्तानी जमींदार बड़े लालची टाइप के थे, उनको थोड़े से विम्स एंड फैंसीज देंगे, कुछ पोजीशंस दे देंगे, तो वो भी हमारी साइड लेकर बोलेंगे। थ्रेट किससे थी? मुगल सल्तनत से थी। इंडिया के जो मुगल्स थे उसके साथ साथ जो वो कहते रॉयल्स थे, राजस्थान वगैरह लोग, क्लियर, उन सब लोगों से क्या था? थ्रेट थी। थोड़ा अफगानिस्तान वाले लोगों से भी थ्रेट था। तो सोचा कि इनको तो थोड़ा घूस घूस दे के, पैसा ऐसा दे के अपने पक्ष में कर ही लेंगे। तो एवरी पर्सन डज व्हाट चिल्ड्रन? स्वॉट एनालिसिस। समझ में आ गया? आपने भी कॉमर्स सब्जेक्ट लेने से पहले स्वॉट एनालिसिस किया होगा। स्ट्रेंथ इज कि आपको कमर्शियल पढ़ाई दुकानदार वाली समझ में, दुकानदार वाली पढ़ाई ज्यादा आती है। साइंस में केमिस्ट्री वाज द वीकेस्ट पोर्शन, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल कभी आपको नजर आए नहीं, क्योंकि आपके पास वो दिव्य शक्तियां थी नहीं। व्हाट यू फेल्ट? साइंस ले लेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस कम है। अगर कॉमर्स ले लिया तो भाई ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीबीए, एमबीए कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, लॉ में करियर परस्यू कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो सकता है, होटल मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर पीसीएम लिया तो बढ़िया करियर तो सिर्फ बीटेक में, वो भी आईटी से, बाकी कहीं पे नहीं है।
तो यू हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन टेकिंग कॉमर्स। और थ्रेट क्या था आपके पास जो आपने कॉमर्स लिया? ये थ्रेट दिए भाई दुनिया क्या बोलेगी कि भाई आपने कॉमर्स ले लिया, आपके पेरेंट्स तो साइंस पढ़े थे, कोई बात नहीं, इस थ्रेट को झेल लेंगे, अपॉर्चुनिटी से कवर अप कर लेंगे। तो व्हाट यू आर गुड एट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट मार्केट प्रोवाइड्स यू टू बिकम बेटर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू आर नॉट गुड एट इज योर वीकनेस, और उस वीकनेस को जो प्रमोट करता है वो क्या होती है? थ्रेट। समझ में आ गया? तो बजाज के पास वीकनेस क्या थी? इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और कंपटीशन किससे मिल रहा? यामाहा से, तो इट्स अ थ्रेट बेसिक। समझ गए इस बात को? लिख लिया बच्चों सबने? कुशल जी समझ गए, तुषार जी समझ गई, बिठा दो? यस सर। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। इनोवेटिव आइडियाज, अगर आपने कभी प्लान ही नहीं किया, कुछ सोचा ही नहीं बच्चों, क्या आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया आएगा? बिल्कुल नहीं। कोविड के टाइम पे इट वाज थॉट कि पता नहीं कि अब बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और मैक्सिमम लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच चुके थे कि भाई इस तरह से पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट चिल्ड्रन, इंडिया में कुछ स्कूल्स थे, और वो स्कूल्स जूम जैसे एप्लीकेशन को, वेबएक्स जैसे एप्लीकेशन को, एंड एक और होता है गूगल मीट, और एक वो माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, इन एप्लीकेशंस को 5 साल 10 साल से यूज कर रहे थे। क्यों सर? उस समय तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी। होती थी बच्चों। मान लीजिए कि भाई सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ गई, या गर्मी बहुत ज्यादा है, डीएम साहब ने बोला स्कूल बंद करो, तो स्कूल को क्लासेस बंद करनी पड़ती थी, तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए वो प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑनलाइन पोर्टल्स पे क्लास लिया करते थे। जब कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया, तो दिस बिकेम अ जनरल फिनोमेना, दिस बिकेम अ जनरल फिनोमेना। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई जूम से कैसे पढ़ाई होगी, या वेबएक्स मीट और टीम से कैसे पढ़ाई होगी, तो लोगों ने इनोवेटिव आइडिया निकाला। इनोवेटिव आइडिया ये निकाला कि भाई हर बच्चे के पास जूम, वेबएक्स मीट या टीम्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो व्हाट कुड बी डन? किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे आप क्लास ले लीजिए, लेक्चर ले लीजिए, या सिंपल एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो जो बच्चे एक्सेस टू एजुकेशन नहीं पा रहे उनको भी कम से कम एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास पैसा है, तो वहां के टीचर्स तो पढ़ा लेंगे। बट व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स? क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं? इतने नहीं है। तो वहां के टीचर्स को बोला गया कि आप व्हाट्सएप पे एक वीडियो बना दीजिए, एक ऑडियो बना के बच्चों को दे दीजिए, ताकि कुछ नहीं से कम से कम कुछ बेटर है। और उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर गए, और कुछ एकदम दबोड़संग हो गए। कुछ के लिए एकदम कन्वीनियंट स्टाइल ऑफ एजुकेशन बन गया, ये कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आराम से बैठ के एट द कन्वीनियंस ऑफ होम से आप पढ़ सकते हैं। खोपड़े में बात गई? तो किसी जमाने में रेस्टोरेंट घर घर खाना पहुंचाया करते थे। रेस्टोरेंट वालों ने देखा कि बड़ा ये महंगा पड़ रहा है, इसमें एक इंसान बाजी मार गया, और उसने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दिया, नेम्ड एज जोमैटो। हर रेस्टोरेंट वाला 20,000 25,000 रुपए का नौकर रखता था, या 10-10 वाले 4 नौकर रखता था, और कोई 4 पार्सल डिलीवर कर रहा है, कोई 5 पार्सल डिलीवर कर रहा है। अब 4 और 5 पार्सल में तो जो आप सैलरी दे रहे हैं वही नहीं निकल पा रही है, क्या आपको फायदा मिलेगा? जोमैटो कह रहा है कि आपको हमें कोई पैसे नहीं देने, हम कस्टमर से ही 24 रुपए ले लेंगे बस ऑर्डर के। कस्टमर क्या सोच रहा है? एक पिज्जा खाने जाऊंगा, मेरा 50 और 100 रुपए का तो फ्यूल लग जाएगा, इट इज बेटर कि जोमैटो से ऑर्डर कर दो। और कुछ जोमैटो वाले तो शबरी की तरह भी काम करते थे, बीच में डिब्बा खोल के खा भी जाते थे। गॉट इट क्लियर? इसलिए जोमैटो की टेप लगने लग गई। तो अब जोमैटो कह रहा है कि भाई हमारा बिजनेस तो इसमें चल जाएगा, 24 रुपए कस्टमर से लेंगे, 10 रुपए अपने कैरियर को दे देंगे, और हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 14। एक शहर में, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, अगर इनके एक कैरियर दिन भर में 100 ऑर्डर डिलीवर करता है, तो टोटल जोमैटो एक कैरियर से कितने पैसे कमाएगा? 1400 रुपए की 14,000? 1400। एक शहर में मान लीजिए ऐसे 100 कैरियर्स हैं, तो एक शहर की कमाई जोमैटो की कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? 1,40,000। हिंदुस्तान में ऐसे 1,000 शहर हैं चिल्ड्रन, तो कमाई कितनी हो जाएगी? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 14 करोड़ रुपए प्रॉफिट है एक सो कॉल्ड जोमैटो का एक दिन का। एक दिन का ही तो कैलकुलेट किया। साल में मान लीजिए 300 दिन इन्होंने बिजनेस किया,
300 दिन इंटू 14 करोड़, 420 करोड़ रुपए का मुनाफा है। इज जोमैटो एट लॉस? थोड़ा सा सोचा, समझा, इनोवेटिव आइडिया निकाला। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया चलन? यस। चलन लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? उबर, ओला, तो उबर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, बट अपनी एक भी कार उनके पास नहीं है। यही आइडिया ओयो ने लिया, यही आइडिया अनअकैडमी ने लिया। आप अपना वीडियो डालिए, जितने बच्चे आपको मिलेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, काम खत्म। तो ये सेंट्रलाइजेशन से क्या होता जा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर ये बात कभी किसी ने सोची ना होती, इनोवेटिव आइडिया कभी होता ही ना, तो शायद आपके घर में कभी सस्ता खाना आता ना, रेस्टोरेंट को कभी दूर दराज के कस्टमर्स मिलते ही ना। सड़क पे कितना ट्रैफिक जोमेटो ने कंट्रोल कर लिया, इन्हीं के लोग दिन भर छिपकली की तरह घूमते रहते हैं लाल रंग का बस्ता टांग के। तो पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा पढ़ लो, नहीं तो लाल बस्ता टांग के घूमोगे। समझ में आ गया बच्चों? सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। तो मैनेजर्स यूजेस न्यू वेज एंड मींस टू अचीव द गोल्स। तो जोमेटो ने कलाकारी और भी की हुई है बच्चों, अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की। सर ये क्या होता है? पढ़ाऊंगा फाइनेंस में। रोजमर्रा के जीवन में जो पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेसमैन को, उस पैसे को आप डेजिग्नेट करते हैं एज वर्किंग कैपिटल। बिजली का बिल देना है, नौकर की तनख्वाह देनी है, किराया देना है दुकान का, सब कुछ। ये 3 रुपए एक डोनेशन लेते हैं हर ऑर्डर पे। इस डोनेशन को डिसेबल कैसे करना है, मैं 1 महीने से लगा हूं, मेरे को पता नहीं लग पा रहा है अभी। अगर ये हर एक ऑर्डर पे 3-3 रुपए डोनेशन लें और साल भर में 100 करोड़ ऑर्डर सप्लाई करें, तो कितनी डोनेशन हो गई बच्चों? 300 करोड़। और ये हर साल की डोनेशन अगले साल डोनेट करते हैं जहां पे भी। एक साल तो फोकट के पैसे से बिजनेस कर लिया कि नहीं कर लिया? 300 करोड़ का इंटरेस्ट ही कम से कम 35-36 करोड़ है 12% के रेट से। तो ये इनकी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो जाती है। ये बिजनेस एमबीए करने के बाद, मतलब ये जो ज्ञान है ये एमबीए करने के बाद ही पता लगता है। दुकानों पे देखते होंगे एक डिब्बा रखा होता है, कहते हैं डोनेट फॉर कैंसर। क्या डेली के डेली पैसा जाता है? नो। एक हफ्ते में जितना पैसा इकट्ठा हो उसको निकाल लिया, बढ़िया बिजनेस में लगाया, 1 महीने बाद उसको डोनेट कर दिया। तो 1 महीने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? फ्री हो गई। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो मैनेजर्स शुड हैव अ फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग। और जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी बच्चों, तब तक आपका बिजनेस बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। आजकल एक नया धोबी वाला बिजनेस चल रहा है बच्चों। व्हाट इज द नेम? टंबल ड्राई। और बोलते हैं ना पहले ऑर्डर पे 300 रुपए का डिस्काउंट है। हमारे हिंदुस्तानी लोग बड़े चतुर हैं। घर में 4 मोबाइल हैं, एक ऑर्डर एक मोबाइल से, फिर दूसरा दूसरे मोबाइल से, फिर एक नई ईमेल आईडी बना ली, फिर उससे लॉगिन करके ऑर्डर दे दिए। तो पता लगा 2-2.5 महीने का कपड़ा उनका एकदम 300 रुपए के डिस्काउंट पे ढुलता रहा। तो होते हैं ऐसे टाइप के लोग। ये लोग आपको हॉस्टल में मिलेंगे। बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी ये सब काम ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि पापा मम्मी घर से पैसे कम भेजते हैं और खर्चे ज्यादा, तो यही सब गणित लगा लेते हैं। और एक नई ईमेल आईडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 2 से 3 मिनट। या एक चैटबॉट बना दीजिए, भाई आपकी ईमेल आईडी बना दे। खैर, समझ गए बच्चों इनोवेटिव आइडिया का मतलब क्या होता है? डन दिस? हाँ, लीगल एक्शन होता ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट में, अगर आपने चंदे के नाम पे पैसा लिया बट आपने चंदा दिया नहीं, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। बट आप तो पैसा 1 अप्रैल से 30 मार्च तक लेते हैं, 31 मार्च को आप चंदा देते हैं। समझ आ गया? जिस दिन कोई सो कॉल्ड अकलमंद इंसान कोर्ट में पीआईएल फाइल करेगा, कोर्ट जज साहब ऑर्डर दे देंगे कि इस तरह का चंदा वगैरह लेना अलाउड नहीं है, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान है, एक इंसान फ्रॉड व्रॉड करके निकल लेता है, दूसरा फिर कहता है हाय मैं तो छूट ही गया। चलिए, मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपने प्लानिंग की है और आपने सोचा हुआ है कि हमारा जो एनुअल आउटपुट होगा दैट वुड बी 2 लाख कार्स, हर साल हम 2 लाख गाड़ियां बनाएंगे। 1 साल के बाद चेक किया और पता लगा प्रोडक्शन वॉज ओनली 1,90,000 कार्स। तो परफॉर्म जितना किया वो प्लान्ड से कम था बच्चों, या प्लान्ड से ज्यादा था? मेरे एग्जाम्पल में कम था कि ज्यादा था? 2 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन सोचा, 190 प्रोड्यूस हुई, तो इट वॉज लेस देन प्लान्ड, इक्वल टू प्लान्ड और मोर देन प्लान्ड? लेस देन प्लान्ड। अब ये पूरी प्लानिंग की कमी है। अगर आप हर महीने इवैल्यूएट कर लेते कि आपने 2 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन हर साल करने की सोची है, आपका प्लांट
10 मंथ्स ऑपरेट करेगा, हर 5 महीने के बाद 1 महीना प्लांट बंद रहेगा फैक्ट्री के रिपेयर मेंटेनेंस सो कॉल्ड इनके लिए। तो कहने का मतलब आपकी 1 साल की सेल सॉरी प्रोडक्शन अगर 2 लाख गाड़ियों का है और 10 महीने ही प्रोडक्शन होना है, तो हर महीने का प्रोडक्शन कितना होगा? 20,000। अगर आपने हर महीने सो कॉल्ड इसका एनालिसिस किया होता बच्चों, तो ईयर एंड में जो आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है ये अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट हो जाता और आप इस शॉर्टेज को देन एंड देयर रेक्टिफाई कर लेते। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, मैंने आपकी कॉपी चेक की, मेरे को पता लगा आपने यहां पे गलती की है, तो देन एंड देयर अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो गया। अगर ये गलती फरवरी मार्च में आपको बताई जाएगी, क्या आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो गलती जितनी जल्दी पता लग जाए उतना बेटर है। तो अगर आपने प्लानिंग की है कि साल में एक बार अपने प्रोडक्शन को एनालाइज करेंगे, तो अगेन यू विल सफर लॉस। गेन तब होगा जब हर महीने अपने प्रोडक्ट को आउटपुट को एनालाइज करें। अंडरस्टूड दिस? बी क्विक। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इट एनहांसेस डिसीजन मेकिंग। यू हैव मल्टीपल प्लान्स। टोयोटा ने प्लान किया मारुति के साथ मिलकर कि लेट अस प्रोड्यूस H2 कॉन्सेप्ट कार्स फर्स्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट मटेरियलाइज कर जाता है तो हम इसे बेचेंगे। whereas other companies like Mahindra or Tata or Hyundai, they have planned which type of vehicles in the market, children? EVs. TVS नहीं ना, EVs, EVs, electric vehicles. ये कंपनीज चाहती हैं बनना मार्केट लीडर। तो रुक जाइए, हुंडई वालों की बेइज्जती हो रही है। हाँ चलिए, तो ये कंपनीज बनना चाहती हैं ईवीज में मार्केट लीडर्स। टोयोटा के पास हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है, टोयोटा इस पे काम कर रहा है। 99% काम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। घर में जो पानी पीते हैं उसी को गाड़ी में डालिए और गाड़ी चलने लग जाएगी। सर टोयोटा ईवीज पे क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ईवीज के लिए हमारी कार का जो इंजन सिस्टम होता है चिल्ड्रन, दैट हैज टू बी टोटली डिफरेंट, दैट हैज टू बी टोटली डिफरेंट। बट H2 में क्या है कि सिर्फ इंजन का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एल्स एवरीथिंग इज सेम। पेट्रोल टैंक की जगह एक प्रोसेस्ड हाइड्रोजन टैंक लगेगा। मतलब घर का पानी डाल दीजिए, उसमें से ऑक्सीजन अलग करके क्या निकाल लेंगे? हाइड्रोजन। बट भारत सरकार ऐसा या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि उनकी जो फ्यूल की सेल पे टैक्स आता है वो आना बंद हो जाएगा। तो इसको भी फ्यूल पंप पे ही बेचा जाएगा। एक हाई प्रोफाइल प्रोसेस्ड ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन ये होगा जो घर के पानी से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। बट फिर कोई हिंदुस्तानी IITian जुगाड़बाजी करेगा कि घर वाले पानी से ही मैं हाइड्रोजन निकाल लूं। इज दैट क्लियर? तो ये लोग ईवीज में काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। इंडिया में टू व्हीलर्स ये भी नहीं चल पा रहे इलेक्ट्रिक, तो कार्स क्या चलेंगी? क्योंकि टू व्हीलर्स एक्चुअली इंडिया में अभी बहुत महंगे हैं। और जिन देशों में वो चलते हैं बच्चों, चाइना, ताइवान एंड ऑल दैट, वहां पे क्योंकि बैटरी बड़ी सस्ती है, इसलिए उनके लिए वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। 20 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेम पेट्रोल व्हीकल आपको 12-13 लाख में मिल जाती है। तो यू आर पेइंग 8 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, 40% आप ज्यादा पैसा पे करते हो। और इंडिया में कार्स मैक्सिमम लोगों के लिए छोटे शहरों में इज व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। और बड़े शहरों में लोगों की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कम है, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज है इसमें, ये अनलिमिटेड तो चलेगी नहीं। तो जब तक चार्जिंग स्टेशंस नहीं खुल जाते तब तक लोगों की अट्रैक्शन, चार्म इसकी तरफ कभी भी ज्यादा नहीं होगी। इलेक्ट्रिक स्टेशन की चार्जिंग भी अगेन बहुत सस्ती नहीं है। और हिंदुस्तान में लोगों को क्या लगता है? बढ़िया, चलो गाड़ी घूम रहे हैं, रास्ते में चौराहे पे गाड़ी लगाएंगे, वहीं खाना खाएंगे बैठ के, गाड़ी के अंदर चाउमीन खाएंगे। अब जिस इंसान को गाड़ी को रेस्टोरेंट की तरह यूज करना है, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकता है? पता लगा पूरी फैमिली पहले गाड़ी के अंदर बैठ के चिकन चाउमीन बटर मसाला खाई, चलो बेटा आप सब लोग धक्का लगाओ, क्योंकि अब गाड़ी में चलने लायक चार्ज बचा ही नहीं, वो तो एसी ऑन करके पूरा खपा दिया था। तो इंडिया में कार के मल्टीपल यूजेस हैं, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती। घर में लाइट नहीं आ रही है, बड़े रजवाड़े और रईस है, कार का एसी ऑन करके सो गए हैं ऐसे मेरे कुछ जानने वाले लोग। गॉट इट क्लियर? यस। वो बहुत कम आती है, इंडिया में BMW ने बनाई थी। हाइड्रोजन नहीं होता, मल्टीपल फ्यूल्स होते हैं उसमें, CNG भी है, पेट्रोल भी है, CNG भी और पेट्रोल भी है। बट CNG पंप्स शहर में कितने होते हैं?
लखनऊ में शायद 2 4 5 होंगे, इलाहाबाद में तो 1 2 है, वो बहुत दूर दूर है, बट सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी फ्यूल की है। तो टोयोटा सोच रहा है कि हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट कार अभी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब एक प्रोटोटाइप, नॉट एन एक्चुअल कार, ओके। तो उसके बाद हम लोगों से बोलेंगे अपनी गाड़ी लेके आओ, पेट्रोल इंजन निकलवा दो और कौन सा लगवा दो, हाइड्रोजन इंजन, बाकी आपकी गाड़ी पूरी सेम रहेगी। वेरएज ईवी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसमें इंजन होता ही नहीं है, उसमें एक तरह की मोटर होती है, वो जो मोटर आपके घर में पानी चढ़ाने का काम करती है ना, या आपकी टॉय कार जैसी होती है, डिट्टो वैसी होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो क्यों वेबएक्स और सिस्को बड़े महंगे हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी दूसरी है। जूम क्यों इतना घटिया और सस्ता है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी सस्ती वाली है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया? तो किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो बोलेगा, आप बोलेंगे मोमोज दे दो, कहीं नहीं मोमोज तो हैं, सर्व इसलिए नहीं करेंगे कि शेजवान सॉस खत्म हो चुकी है। बट सड़क चाप वाला कभी नहीं बोलेगा, बगल में नाली बह रही है, पानी लिया वहां से, ईटे का बुरादा मिलाया, थोड़ा सा वो डाला, तेजाब डाला, हारपिक डाल लो, चटनी बन गई। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसीलिए सड़क का खाना सस्ता होता है। तो 2 अल्टरनेटिव्स हैं टोयोटा के पास भी, ईवीज लॉन्च करें या हाइड्रोजन व्हीकल लॉन्च करें। उनको लगता है दिस इज मच बेटर, क्योंकि महिंद्रा, टाटा और हुंडई ने जो ईवीज बनाई है चल रहे हैं, इनकी पेट्रोल कार की इंजीनियरिंग टोटली डिफरेंट है, ईवीज की इंजीनियरिंग टोटली डिफरेंट है। सिर्फ जो ऊपर का बक्सा, खांचा और टायर है बस वो सेम है, बाकी एवरीथिंग इज मोस्टली डिफरेंट। इंजन पूरा डिफरेंट है, ब्रेकिंग सिस्टम पूरा डिफरेंट है। टोयोटा कह रहा है हम इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो इट इज बेटर कि हम पैसा खर्च करें हाइड्रोजन इंजन में। समझ में आ गया? हाँ, यस। फॉरेन कंट्रीज में इसको बेच के प्रॉफिट कमाने, फिर इंडिया में किसको बेच के? ये महिंद्रा, टाटा, हुंडई, इनके पापा बैठे हुए हैं बाहर। समझ में आ गया? तो बाहर खरीदेगा कौन? इंडिया में आपको टू व्हीलर सस्ती सस्ती घटिया से घटिया 60-70 हजार रुपए में ईवी मिलेगी, चाइना में 20 हजार रुपए मिलती है। कॉम्पीट कर पाओगे चाइना को? नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारा ध्यान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनवाने में जा रहा है, और उनका सारा ध्यान ईवी की फैक्ट्री में जा रहा है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन है उनके यहाँ। हमारे यहाँ किस चीज का बल्क प्रोडक्शन है? मंदिर का बल्क प्रोडक्शन है, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारे का बल्क प्रोडक्शन है, इसीलिए वहां का आउटपुट भंडारे वाला खाना सस्ता है। समझ में आ गया? तो हमारी सोच ही डिफरेंट है बेसिकली, हम कभी उस सोच तक जा ही नहीं सकते, हम इतना नीचे हैं, हम बेसमेंट में -2 लेवल पे हैं और वो +2 पे हैं। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे तो मौसी जी की शादी है, पेरेंट कह रहा है बच्चे से आज स्कूल ना जाओ। जापान में बच्चा कह रहा है तो मौसी जी की शादी ने मेरी थोड़ा है, मैं जा रहा हूँ, मेरा पेपर प्रेजेंटेशन है ईवीज और H2 के कंपैरिजन का। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में। यहाँ पे तो कोचिंग ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है, चलो घूमने का मौका मिलेगा। विदेश में सब बिजनेस नहीं चलते हैं, ये बेवकूफी का बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान में चलता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, यहाँ पे अगर पेरेंट को बोला जाए भाई बच्चे को बैंकिंग पढ़ना है और उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, अरे गूगल से लिख लो, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो। नहीं तो बचपन में छोटे बच्चे की मम्मी क्या करती थी, ला तेरा प्रोजेक्ट मैं बना दूं। क्या ये देश तरक्की करेगा जहां पे मम्मी और पापा प्रोजेक्ट बनाएंगे? चलिए, कॉपी कर लिया बच्चों सबने? तो आप प्लान्स को इवैल्यूएट करेंगे और जो ज्यादा प्रैक्टिकल प्लान होगा आप यूज उसको करेंगे। तो जब मैंने ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने सिस्को का वेबएक्स भी यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स भी यूज किया और जूम भी यूज किया। मेरे को सबसे बढ़िया घटिया जो पसंद आया वो जूम था, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना कंपेरेटिवली आसान है, जस्ट लाइक एन एंड्रॉयड फोन। आईफोन इस्तेमाल करना थोड़ा सा टिपिकल है, हर जगह वो आपको चोरी समझता है, हर जगह वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। एंड्रॉयड में ऐसा कुछ है? कितना पैसा बिना पासवर्ड के चला जाएगा आपका? तो इसीलिए हिंदुस्तान में एंड्रॉयड ज्यादा बिकता है और स्टेटस सिंबल के लिए पीपल बाय आईफोन। चलते हैं आगे बच्चों। अगर आपने ठीक से प्लान किया होगा तो एक्टिविटीज का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा बच्चों। किस डिवीजन में, किस डिपार्टमेंट में किसको क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव्स पहले से सेट हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन याद होना चाहिए आपको। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और वेस्टेज विल बी वेरी 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 लेस। तो अगर आपने क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं किए, हु इज सपोज टू डू व्हाट, पता लगा एडवर्टाइजिंग वाला फाइनेंस का भी काम कर दिया, फाइनेंस वाले ने भी फाइनेंस का काम कर दिया, डबल ऑर्डर एडवर्टाइजर को प्लेस हो गया, तो अल्टीमेटली योर एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज। समझ में आ गया? तो घर में दादी माँ ने 4 बहुओं की ड्यूटी सेट की हुई है, इसीलिए ठीक ठाक नमक और चीनी खाने में डल रहा है। नहीं तो पता लगा चारों लोग ने चीनी डाल दी दूध में, सबको घर में डायबिटीज हो गया। चारों लोग ने नमक डाल दिया, सब जहरीले हो गए, साफ बन गए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है,
तो एक सब्स्टिट्यूशन रजिस्टर घूमता होगा, चपरासी टीचर से साइन करवाता है। अगर टीचर आपस में बात कर ले, अच्छा मैं वहां चला जाऊंगा तुम वहां चले जाना, या तो किसी क्लास में एक से ज्यादा टीचर पहुंच जाएंगे और या किसी क्लास में कोई नहीं पहुंचेगा, बच्चे ही वहां पे वर्ल्ड वाइड रेसलिंग मेनिया चालू कर देंगे, कुछ उसी में सट्टा अट्टा लगा रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो फिर बोर्ड वालों ने सोचा एक नया सब्जेक्ट ले आए, लीगल स्टडीज की जगह सट्टा स्टडीज। ओके, तो इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है चिल्ड्रन, लाइक अगर मेरे को यही ना पता हो मैंने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, कौन सा पढ़ा दिया, किस किस बैच में, तो टॉपिक इज अबाउट टू रिपीट, आई रिपीट टॉपिक इज अबाउट टू रिपीट, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और आउटपुट लेवल कम हो जाएगा। समझ गए, समझ गए बच्चों। कुशल जी, त्विषा जी, कोई क्वेरी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? नो सर। चले आगे, चले आगे। कॉपीड, कॉपी करिए फास्ट। मैं डिविजन और डिपार्टमेंट्स का एक मीनिंग साथ साथ क्लियर कर देता हूं। लाइक अगर हम बात करें फिलिप्स की चिल्ड्रन, तो फिलिप्स मल्टीपल बिजनेसेस करता है। दे हैव अ लाइटिंग डिवीजन, विच डिवीजन चिल्ड्रन, जहां पे वो बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडीज की प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग की बात करते हैं। देन दे हैव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मान लीजिए फिलिप्स वाले दवाई भी बेचने लग गए, तो ये कौन सा डिवीजन हो जाएगा? फार्मा डिवीजन। नहीं समझे बात को? जैसे मारुति है, एलपीजी कार्स भी बनाता है, सीएनजी कार्स भी बनाता है, इज दैट क्लियर? तो एक एलपीजी डिवीजन हो गया, एक सीएनजी डिवीजन हो गया, एक पेट्रोल डिवीजन हो गया। टाटा की अगर हम बात करें, जितना मल्टी वेरिएड बिजनेस टाटा का है बच्चों, उतना किसी का नहीं है। तो दे आर इनटू होटल इंडस्ट्री, दे आर इनटू ऑटोमोबाइल्स, दे आर इनटू एविएशन, दे आर इनटू सो कॉल्ड सॉल्ट, फार्मास्यूटिकल्स, हर जगह टाटा है। तो टाटा जितने तरह का बिजनेस करता है, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? डिवीजन। और हर बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, हर बिजनेस में परचेज डिपार्टमेंट होगा, हर बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हर बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा जो रिक्रूटमेंट वगैरह करता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट और डिवीजन में डिफरेंस तो नहीं है किसी को। डिवीजन का मतलब कितने तरह का हमारा बिजनेस है, और डिपार्टमेंट का मतलब कितने सो कॉल्ड ग्रुप्स उस बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलिप्स के बिजनेस में बच्चों कितने डिविजन्स बनाए आपके सामने? फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक एंड लाइटिंग। ये आगे काम आएगा, तो इसको प्लीज लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है चिल्ड्रन। इन लाइटिंग डिवीजन वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी हैव एडवर्टाइजिंग, वी हैव परचेज, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स। कितने डिपार्टमेंट्स मिले बच्चों आपको? 4। ये चारों के चारों यहां पे भी होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये चारों के चारों काम करेंगे सो कॉल्ड फार्मा में भी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, डिपार्टमेंट ज्यादा होंगे किसी भी बिजनेस में, या डिविजन ज्यादा हो सकते हैं। डिपार्टमेंट, रेपिटेशन डिपार्टमेंट्स का होगा, डिविजन्स का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है मेदांता, वहां पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, वहां पे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पे लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है, वहां पे हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट है, वहां पे मेडिसिन डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट हो गए? गलत जवाब। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? डिविजन्स है। क्या है? डिविजन्स। सब में आपको जूनियर डॉक्टर मिलेगा, सब में आपको सर्जन मिलेगा, सब में आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी मान लीजिए मिल जाएगा, सब में आपको मार्केटिंग वाले लोग भी आजकल ये लोग रख लेते हैं। इट इज डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल में तो सर लिखा हो तो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, वो हॉस्पिटल वालों की भाषा है। बिजनेस मैनेजमेंट की भाषा में इट इज नॉट डिपार्टमेंट, इट इज डिविजन। टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस से क्रिएट होते हैं डिविजन। आपके स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम होगा चिल्ड्रन, साइंस स्ट्रीम होगा, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम होगा। आप बोलेंगे ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, गलत है वो सब। इट इज डिविजन्स। हर सो कॉल्ड स्ट्रीम में एक कोऑर्डिनेटर है, सब जगह कोऑर्डिनेटर है। सीनियर टीचर्स हैं, सब जगह सीनियर टीचर्स हैं। जूनियर टीचर्स हैं, सब जगह जूनियर टीचर्स हैं। चपरासी हैं, सब जगह चपरासी हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का समझ में आ गया? तो आईएससी एंड सीबीएसई ये क्या हो गए बच्चों? डिविजन्स। हर स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है, चाहे एससी का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो। हर स्कूल में एग्जाम होता है, फाइनल टर्म, मिड टर्म, वाइवा होता है। दिस इज ऑल डिपार्टमेंट।
तो अगर आप अपने स्कूल में जाएं और आप अपने स्कूल में देखें कि भाई ऑफिस कितना बड़ा है, भाई एक अकाउंट्स ऑफिस होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, एक मान लीजिए स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस होगा, तो कितने हो गए? सिर्फ 3। बट सेक्शंस 11 12 में साइंस अलग, कॉमर्स अलग, ह्यूमैनिटीज अलग, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजन्स। समझ में आ गया? आपने मैक्स रिटेल के स्टोर के बारे में सुना होगा। एक फ्लोर पे वो कपड़े ही बेचते हैं, दूसरे में सिर्फ फुटवियर ही बेच रहे हैं, तीसरे में सिर्फ होम यूटिलिटी आइटम्स बेच रहे हैं। या वेस्ट साइड के स्टोर में आप चले जाइए, कपड़ा भी बेचते हैं, चादर तकिया ये सब भी बेचते हैं, और फर्नीचर भी बेचते हैं। तो दे हैव अ फर्नीचर डिविजन, दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोथिंग और गारमेंट डिविजन, दे हैव फुटवेयर डिविजन, और सब में अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब मिलेगा। खोपड़े में बात गई। बट इंडिया में वेस्ट साइड के मैक्सिमम स्टोर्स में चल रहे हैं, फ्लोर्स में प्रोडक्ट तो अलग अलग है बट बिलिंग सबकी। तो कहने का मतलब वेस्ट साइड में डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है। क्या बहुत ज्यादा है? डिविजन बहुत ज्यादा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? समझ में आ गया। बट एक मिनट वान्या जी, मैं एक एग्जांपल और दे दूं। बट अगर आप चले जाएं लेटेस्ट से यूएस में आपको वेस्ट साइड की एक ब्रांच नजर आई, जहां पे अगर फर्नीचर खरीदना है जिस फ्लोर पे, उसकी बिलिंग वही होगी और कहीं नहीं होगी। जिस फ्लोर में गारमेंट्स बिक रहे हैं उसकी बिलिंग वही होगी और कहीं नहीं होगी। तो वहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बढ़ा है और डिविजन बढ़े हैं। तो डिविजन जो भी डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे, डिपार्टमेंट जो डिसाइड होता है टाइप ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व के बेसिस पे। समझे इस बात को कि नहीं? तो मारुति के 2 मेजर डिविजन हैं, एक अरीना और एक नेक्सा। अरीना में भी उनके पास वाइस प्रेसिडेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, और सो कॉल्ड नेक्सा में भी है। तो उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन भी ह्यूज है और डिविजन्स भी ह्यूज है। समझ गए? हाँ बोलिए वान्या जी, क्या कहना चाह रही है? स्टेटमेंट दिया था कि डिपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं और डिविजन्स कम होते हैं, तो मतलब हाँ, ये डिवीजन को उतना किसी का ये जरूरी नहीं है। जैसे वेस्ट साइड का केस ले लीजिए, वेस्ट साइड एक ही स्टोर में बिलिंग परचेज सब एक साथ रखता है बट बेचता अलग अलग है। तो उनके डिविजन अलग अलग है बट डिपार्टमेंट एक है। स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, डिविजन आर 3, साइंस स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स है, बट प्रिंसिपल सबके लिए एक, वाइस प्रिंसिपल एक, ऑफिस एम्प्लॉइज एक। तो वहां पे डिपार्टमेंट एक है बट डिविजन अलग अलग है। तो ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कितना बड़ा है, डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कितना बड़ा है। किसी कैफेटेरिया में जाइए, बिलिंग एक जगह हो रही है बच्चों, बट अगर डोसा लेना है तो अलग काउंटर में जाना है, बर्गर चाउमीन लेना है तो अलग काउंटर में। तो हमने 5 काउंटर लगाए हैं, चाइनीज, साउथ इंडियन, इंडियन फूड, थाई कॉन्टिनेंटल, एंड वो क्या कहते हैं बेवरेजेस। तो दीज आर 5 कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिविजन। बट इन सब की बिलिंग एक ही जगह है, पूरे कैफेटेरिया का मैनेजर एक ही है। तो यहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत बड़ा नहीं है बट डिविजन ढेर सारे हैं। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बच्चों ये सब आ जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको लिख लें। चलिए, सो फीचर्स वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी अचीव करना है, सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। परवेसिव मतलब परवेज मुशर्रफ जी से काफी इंस्पायर्ड है। एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स। फ्यूचर की सोचना ही प्लानिंग है। डिसीजन मेकिंग आप पढ़ चुके हैं। एक प्लान जैसे ही अचीव हो जाएगा दूसरा स्टार्ट होगा। एंड इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज की फावड़ा लेके जमीन पे ठोके पड़े हैं। इट इज अ मतलब अकलमंद लोगों का यहाँ पे जरूरत ज्यादा है। तो जिनका मेंटल लेवल कम है ये पढ़ के मेंटल लेवल बढ़ जाएगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।